अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोंगोडीबी फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मोंगोडीबी फॉर बिगनर की ट्यूटोरियल सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक हैं, लेकिन दे आर रिलेटेड। उसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो डाटा मॉडलिंग होगी और इसकी इंट्रोडक्शन होगी कि डाटा मॉडलिंग कैसे करते हैं हम मोंगोडीबी में। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्कीमा किस तरह बिल्ड करते हैं और स्कीमा को वैलिडेट या उस पर वैलिडेटर कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डाटा मॉडलिंग की। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर docs.mongodb.com में उनका जो टॉपिक है डाटा मॉडलिंग इंट्रोडक्शन वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो डाटा इन मोंगोडीबी हैज़ अ फ्लेक्सिबल स्कीमा, मतलब जो हम मॉडल क्रिएट करते हैं उसके अंदर मोंगोडीबी के अंदर वो फ्लेक्सिबल है। जिस तरह हम एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं, फिर टेबल्स के अंदर कॉलम्स जो बनाते हैं हम उनको डाटा टाइप साइन करते हैं। मतलब ये वाला कॉलम इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इसकी डाटा टाइप वारचार है या इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम उन टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जबकि जो मोंगोडीबी के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेम टेबल्स ही होता है, लेकिन इसमें हम उसके साथ डाटा मॉडलिंग में कोई मतलब इतना फ्लेक्सिबल है कि हमें इसमें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे ही हम उस तरह के मतलब किसी भी किस्म का डाटा जेसन के फॉर्मेट में, जिसको मोंगोडीबी में बेसन कहा जाता है, BSON, एंटर करते हैं, वो एज इट इज़ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसके अंदर वो डाटा सारा सेव हो जाता है। हमें उसके लिए स्कीमा बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जो है मोंगोडीबी हमें प्रोवाइड करता है स्कीमा बिल्डर, जिसकी मदद से हम उसको अपने डाटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं ताकि उसमें रिपीटेशन ना हो सके और उसमें एम्बिग्विटी ना हो सके, डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम डिफरेंट कीज़ में एंटर ना कर सकें। तो इसके लिए जो है मोंगोडीबी हमें ये कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डाटा उसकी डॉक्यूमेंट की डाटा मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्कीमा बिल्डर, और विद स्कीमा वैलिडेटर हम उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। अब मोंगोडीबी के अंदर दो तरह की डाटा मॉडलिंग होती है। एक को कहते हैं नॉर्मलाइज्ड डाटा मॉडलिंग। नॉर्मलाइज्ड डाटा मॉडलिंग की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास देखें तीन डॉक्यूमेंट्स हैं। एक यूज़र डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्टैक्ट का डॉक्यूमेंट है और एक एक्सेस लेवल का डॉक्यूमेंट है। ये तीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और कंसिडर कर लेंगे तीन डिफरेंट टेबल्स हैं। जिस तरह आप एसक्यूएल में तीन डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं, यूज़र, कॉन्टैक्ट और उनके एक्सेस का या लेवल का, जो भी आप कह सकते हैं। अब हम करते क्या हैं एसक्यूएल में कि जो हमारी जो आईडी होती है यूज़र की, वही आईडी हमारे कॉन्टैक्ट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम ये जो स्ट्रक्चर है ये वही स्ट्रक्चर है जो एसक्यूएल का है कि इसमें हमारे पास आईडी एक प्राइमरी की कंसिडर कर लें जो कि रिपीट नहीं होगी, तो ये वन टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा। क्योंकि एक यूज़र एक अगर कॉन्टैक्ट होता है तो ये वन टू वन का रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं, जैसे उसकी करंट रेजिडेंस, करंट कॉन्टैक्ट एंड परमानेंट कॉन्टैक्ट, इस तरह के दो कॉन्टैक्ट किस्म के होते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली आईडी यहाँ पे एज अ यूज़र आईडी है और यही आईडी इस एक्सेस के टेबल में भी एज अ यूज़र आईडी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आईडी और इसमें भी ऑब्जेक्ट आईडी सेम होगी जो कि हमारे यूज़र के टेबल में है। फिर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपस में लिंक्ड होंगे। इसको कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड डाटा मॉडल। इसमें ये की वैल्यू पेयर्स तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि जब हम इंसर्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में डाटा तो हम की वैल्यू पेयर में इंसर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द वन फॉर्म ऑफ डाटा मॉडलिंग जिसके जरिए हम नॉर्मलाइज करते हैं, जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइज डाटा मॉडल्स। इसकी एग्जांपल लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हमने लुकअप को यूज़ करते हुए दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का डाटा जो है वो शो करवाया था, एक ऑर्डर्स का और एक इन्वेंटरी का। तो आई एम श्योर आपने वो मेरा ट्यूटोरियल ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो अभी थोड़ी देर में आपको ऊपर टॉप राइट साइड पे एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फिर दूसरी हमारे पास टाइप होती है एम्बेडेड डाटा मॉडलिंग डाटा टाइप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसी यूज़र के अंदर एक नया एरे बना लेते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम का, और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर देते हैं। अब उस सूरत में हमें इस यूज़र आईडी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूज़र जो है वो इसी के अंदर मौजूद है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ सब डॉक्यूमेंट।
अगर मैं उसकी एग्जांपल आपको शो करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूज़र टेबल है कंप्लीट, जिसके अंदर दो सब डॉक्यूमेंट्स हैं, एक कॉन्टैक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट है और एक एक्सेस के नाम से ऑब्जेक्ट है। अब इस कॉन्टैक्ट की फर्दर डिटेल यहाँ पे फ़ोन और ईमेल मौजूद है। इसी तरीके से इस यूज़र का जो एक्सेस है उसका लेवल और उसका ग्रुप दोनों यहाँ पे मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड एम्बेडेड डाटा मॉडल। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर एम्बिग्यूटी क्रिएट करना है, मतलब ये डाटा बहुत ज़्यादा है, वन टू मैनी का रिलेशन है, तो वन टू मैनी के रिलेशन में हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइज्ड डाटा। मतलब अगर यही यूज़र है, ये कुछ जैसे हमारा ब्लॉग टाइप का कोई मतलब वेबसाइट है, तो ये यूज़र अब मल्टीपल पोस्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करें, एम्बेडेड डाटा मॉडलिंग को यूज़ करें, तो नो डाउट हम यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। एक यूज़र को जब हम डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे टेबल्स में से डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट सूटेड है हम नॉर्मलाइज डाटा मॉडल को यूज़ करें और यूज़र का जो डॉक्यूमेंट वो अलग बनाए, पोस्ट का डॉक्यूमेंट अलग से बनाए, और जो आईडी यहाँ पर है उसको एज अ फॉरेन की हम यहाँ पे एज अ यूज़र आईडी यूज़ कर लें। अब दूसरा, चूंकि ऑब्जेक्ट आईडी जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, तो आप इसकी जगह स्टैटिक नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। आईडी नंबर 1 2 3 जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज कोई स्ट्रिंग यूज़ करना चाहें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी को इसलिए प्रेफर किया जाता है एज अ रिलेशनशिप बनाने के लिए या रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए कि ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें डाटा को सर्च करने में, फाइंड करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती और हम इजीली डाटा को फाइंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से। अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा, थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो हम यूज़र आईडी या अंडरस्कोर आईडी, इस अंडरस्कोर आईडी की मदद से इजीली उसको फेच कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्कोर आईडी जो है ये हमारे पास इंडेक्स हो जाती है ऑटोमेटिकली। अदरवाइज हमें दूसरे कॉलम्स के लिए, अगर किसी कॉलम की बेस में हम सर्चिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट हम वीडियो ट्यूटोरियल में जरूर देखेंगे इंडेक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास दो तरीके डाटा मॉडल्स को क्रिएट करने के। अब इन दोनों को आप बगैर किसी स्कीमा वैलिडेशन के क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, इसमें रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मोंगोडीबी फोर्स नहीं करता आपको कि आप ऐसा करो कि स्कीमा वैलिडेटर लगाओ, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड एंड इट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग मॉडलिंग। तो जो मोंगोडीबी है उसमें हमारे पास स्कीमा वैलिडेशन भी मौजूद है। अब स्कीमा वैलिडेशन बेसिकली क्या चीज़ है, उसके लिंक को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो स्पेसिफाई, इसकी मदद से हम कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म का डाटा इस डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर किया जा सकता है, कौन से कॉलम में या कौन सी की में किस किस्म का डाटा है, उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ और भी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ बेसिक और जो नेसेसरी रूल्स हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब हम क्रिएट कलेक्शन करते हैं, तो एज अ सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्रिएट कलेक्शन में ऑप्शंस का एक पैरामीटर होता है। तो उस ऑप्शन के अंदर हमारा एक जो पहला ऑब्जेक्ट होता है या पहला उसका आप डॉक्यूमेंट कह लो, वो हमारे पास वैलिडेटर होता है। इसके अलावा जो वर्जन 3.6 है, न्यू इन 3.6, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू इन वर्जन 3.6 जेसन स्कीमा को सपोर्ट किया गया, जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि जो ये हम जेसन फॉर्मेट, जिसको बेसन कहा जाता है, BSON, तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट टाइप है या बेसन टाइप है वो ऑब्जेक्ट है या एंटिटी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक हमें एग्जांपल दिया, हम इसको अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें DB डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक कलेक्शन क्रिएट की गई है, मतलब एक कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अब उस स्टूडेंट्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स एंटर करते हैं, तो उसकी कुछ वैलिडेटर, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट जो है वैलिडेटर है, फिर उसका हिस्सा है जेसन स्कीमा। जेसन स्कीमा में हमने बताया कि इसकी बेसन टाइप जो है, बेसन टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो है नेम, ईयर, मेजर एंड GPA एज एन एरे ऑफ रिक्वायर्ड कीज़। मतलब ये वो कीज़ हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जिनके बगैर हम डाटा को एंटर नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एरर आएगा अगर हम इनमें से किसी एक वैल्यू को भी मिस कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम इन कीज़ को डिफाइन करेंगे, प्लस एडिशनल जो हम कीज़ ऐड करना चाहते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है वो हम ऐड करेंगे। वेरी सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे नेम लिखा, इसी तरीके से आप नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको उसकी टाइप बेसन BSON टाइप देंगे स्ट्रिंग। मेक श्योर कीजिएगा बेसन स्मॉल में और टाइप का T कैपिटल होना चाहिए। फिर उसकी ये डाटा टाइप है। हमारे पास काफ़ी सारी टाइप, बेसिकली तो दो ही टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रिंग होती है और एक इंट होती है और एक डबल भी होती है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनम टाइप है, ठीक है। इनम टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस वैल्यू को हमें इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई फील्ड एंटर करेंगे तो वो उस पर एरर देगा। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम या मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, अगर स्ट्रिंग है
तो हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी मिन लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर वो इंटीजर टाइप है तो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मतलब अब ये 2017 है तो हम यहाँ 2016 एंटर नहीं कर सकते, और ये मैक्सिमम अगर 3017 है तो हम यहाँ पे 3018 एंटर नहीं कर सकते। सो एक्सक्लूसिव मैक्सिमम इज फॉल्स। एक्सक्लूसिव मैक्सिमम का मतलब ये क्या होगा, एक चीज़ होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में हम यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि ये इसको 3017 को मस्ट उसमें एंटर करना है। तो इसके बाद उसने यहाँ पे डिफाइन भी किया, मस्ट बी एन इंटीजर 2017 3017 एंड इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद मेजर है, मेजर में मतलब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप दी है इनम, और यहाँ पे अब बेसन टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनम जो है हमें खुद ही हम डिफाइन कर देंगे कि ये एक स्ट्रिंग ऑफ एरेज है। ठीक है, अब इसमें हम मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और नल वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे जीपीए आप देख सकते हैं कि डबल। अब यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, बजाय यहाँ पे भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देखी, यहाँ पे भी नहीं देखी, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। ये एक और फीचर है मोंगोडीबी का जो कि नॉर्मल एसक्यूएल में या माई सीक्वल में अवेलेबल नहीं है, कि आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके इंट भी ऐड कर दें। तो इसका मतलब है कि इस बेसन टाइप में जीपीए में हम इंट भी एंटर कर सकते हैं और डबल वैल्यू बेसिकली मतलब फ्लोटिंग पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अभी हम इसमें नहीं जाते कि किसकी स्टोरेज वैल्यू कितनी है क्योंकि ये थ्योरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम वैलिडेटर, एक सिंपल वैलिडेटर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे क्यूरी एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम वैलिडेटर के साथ और या एंड का ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमें यहाँ पे वैलिडेटर का, ये जो हमने वैलिडेटर लगाए हैं ये हमारे पास और की, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाई रूल्स यूजिंग द क्यूरी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी पैटर्न को अगर यूज़ कर लें तो ये हमारे लिए इनफ होगा। लेकिन ये फिर आपके पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको कहाँ पे क्यों यूज़ करना चाहते हैं। मल्टीपल आप यहाँ पे मतलब वैलिडेटर्स लगा सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये तो था हमारा थ्योरी कि किस तरीके से हम जो है वैलिडेटर लगा सकते हैं। इसके अलावा डाटा मॉडलिंग को हमने देखा, तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में ओपन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट को, क्योंकि अब मैं जो डाटा अपना एंटर करूँगा वो मैं सबलाइम टेक्स्ट में एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये सबलाइम टेक्स्ट आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ क्लोज कर दूँ, इसकी काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो ओपन है, तो बहुत सारा मैंने इसमें, यहाँ आप ठीक हो गया। तो ये मेरे पास है सबलाइम टेक्स्ट। अब इसको मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं साइड बार, तो ये हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट। अब इसको मैं क्यों यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट को, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसमें मोंगोडीबी के शेल में एंटर करते हैं तो हम मिस कर सकते हैं किसी कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर प्रॉब्लम होगी इसको फाइंड करने में। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम यहाँ पे उसको डाटा को एंटर कर लें और फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट्स का वही जो अभी हमने कलेक्शन देखा, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कलेक्शन कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट की कलेक्शन नहीं है, तो चलिए कलेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको क्विकली क्रिएट कर दूँ ताकि ज़्यादा वेट ना करना पड़े आपको। सो डीबी, लेकिन चूँकि साथ साथ समझाना भी ज़रूरी है इसलिए बेयर विद मी, और माइट भी ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो क्रिएट कलेक्शन। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे इसके लिए आप कॉम्पास भी यूज़ कर सकते हैं और मोंगो रोबो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कॉमा देके अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा क्योंकि मैंने अब डाटा को एंटर करना है यहाँ पर अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो अब मैं सबलाइम टेक्स्ट में हूँ, आप कंसीडर ना कीजिएगा कि ये भी कहीं टर्मिनल नहीं है, अभी आपको पता चल जाता है। तो ये इसलिए मैं इसको यूज़ कर, अब सबसे पहला हमें लगाना पड़ता है वैलिडेटर, फिर वैलिडेटर का, सॉरी, वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट। अब वैलिडेटर के ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे इसका स्कीमा बनाएंगे, जेसन स्कीमा। आई एम श्योर जेसन स्कीमा ही था, बेसन स्कीमा नहीं था। तो अब ये जेसन स्कीमा हमने क्रिएट किया, इसमें से सबसे पहले हम जो चीज़ बताएंगे वो इसकी बेस SON टाइप बनाएंगे जो कि है ऑब्जेक्ट। फिर हम इसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स बताएंगे कौन कौन सी है। तो हमने क्या क्या रखी, नेम रखा था, नेम के बाद हमारे पास उसका क्या था, स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में हमने उसका नेम रखा था। देख लेते हैं क्या था, हमारे पास नेम है, बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे इसको मैं इंटर इस तरीके से और यहाँ पे इसको ऐसे एंटर कर दिया। तो ये दोस्तों अब मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर में ये ऐड कर दिए हैं। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को या आप यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन में आके docs.mongodb की डॉक्यूमेंटेशन में आके आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा यहाँ से कॉपी बल्कि मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि कॉपी का बटन यहाँ पे मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ताकि काम आसान हो जाए, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये उसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो गया डीबी क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट्स, और ये उसकी सारी हमारे पास स्ट्रिंग इंट और इसकी बेसन टाइप डबल वगैरह सारी सेव हो गई है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको ओके का मैसेज आ गया। तो ओके का मैसेज आने का मतलब ये है कि अब हमारी ये कलेक्शन विद दीज वैलिडेशंस हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और वो बन चुकी है। अब इसमें हमने डाटा को इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट वन भी और इंसर्ट मैनी भी, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर को समझ रहे हैं और हमें पता है कि कैसे हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट वन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एक रिकॉर्ड एंटर करना है तो इंसर्ट वन यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पहली फील्ड हमारी क्या थी, नेम। तो नेम हमने एंटर किया, मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, इमरान कासिम। आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा ये यहाँ से कट नहीं हुआ, अगर कट हो गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये ऐसे ही है। बल्कि मैं इसको CLS क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ db स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, और यहाँ पे अब मैं एंटर करूँगा पहली फील्ड नेम इमरान कासिम। उसके बाद हमारे पास कौन सी फील्ड है, ईयर। तो ईयर में हम लिख देंगे 2017, और उसके बाद हमारे पास मेजर। मेजर हमारे पास आपको याद है कि उसने इनम टाइप में दिया था, तो हम यहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश। फिर हमारे पास GPA है, GPA क्या है हमारा, GPA था डबल, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2.75 या 3.5 GPA, 3.5 GPA। फिर हमारे पास इसमें एक और फील्ड थी जेंडर की, जो कि मेजर जो है वो नेसेसरी नहीं थी, लेकिन इसको ऐड करते हैं। तो जेंडर जो है हमारे पास मेल है। तो दोस्तों ये मैंने डॉक्यूमेंट का डाटा ऐड किया। अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैंने यहाँ पे इन सब की डाटा टाइप डिफाइन की है, और ये सारा कुछ इसको एज अ डबल, मतलब जो स्ट्रिंग है इसको, इस स्ट्रिंग को ये एज अ डबल जो है वो एवेलुएट करेगा, इसको भी डबल एवेलुएट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब है इस पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डबल है। लेकिन ईयर चूंकि हमने इसकी डाटा टाइप इंट रखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ईयर की जो डाटा टाइप है, बेसन टाइप जो है वो इंट रखी है। तो ये इस वजह से यहाँ पे अब एरर आएगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक एरर आएगा नज़र, डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, मतलब डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन फेल्ड हो चुकी है, जो हमने डाटा एंटर किया वो वैलिड डाटा नहीं है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम वैलिड डाटा एंटर कर सकते हैं। तो db सॉरी, यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट को सामने रखता हूँ, db ताकि मुझे कीज़ ना मिले, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, और इसके बाद वही चीज़। अब नेम में ये तो सेम है कि उसको पता है कि ये चीज़ स्ट्रिंग है। अब जब हम एंटर करेंगे नेम के बाद जेंडर, तो इसको मैं मेल एंटर कर देता हूँ। जेंडर के बाद हमारे पास है ईयर। अब ईयर चूँकि हमने इंट रखा है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर इंट, और इसके अंदर हम 2017 एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ईयर के बाद है मेजर, और मेजर तो डेफिनेटली स्ट्रिंग है, इनम है हमारे पास, और वो इनम में हमें पता है कि वो स्ट्रिंग है। तो मेजर हमने ये एंटर किया। अब GPA की बारी है। तो GPA हमारे पास लॉन्ग है यानी डबल है, तो इसको भी हम ऐसे ही एंटर करके देखते हैं कि ये इस पर कोई एरर तो नहीं देता। तो यहाँ पे आप GPA एंटर कर दिया, हमारी 500 की 500 फील्ड्स एंटर हो गई। इसको ऐसे क्लोज किया और एंटर कर दिया, और हमारा डाटा जो है एक्नॉलेज्ड हो गया ट्रू, और इंसर्टेड आईडी हमें यहाँ पे हमारी मिल गई। अब इस इंसर्टेड आईडी को हम यहाँ पे अगर इस कमांड को किसी वेरिएबल में सेव कर दें हम, तो उस वेरिएबल की वजह से हम फिर इंसर्टेड आईडी को उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल d इज इक्वल टू db, एक और स्टूडेंट एंटर करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, फिर नेम, और यहाँ पे अली अकरम नाम है, ठीक है, जेंडर मेल, और ईयर नम इंट, और 2017, मेजर हमारे पास मैथ है, और GPA इसका 4.0 है, और इसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से अब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है ये D के अंदर सेव हो गया। तो प्रिंट हम लिखते हैं d डॉट इंसर्टेड आईडी, तो सॉरी इसको डबल कोट्स में लिखना था, सॉरी ब्रैकेट में लिखना था,
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी ऑब्जेक्ट आईडी मतलब रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया और यहाँ पे अब हमारे पास उसकी आईडी आ गई। हम इस आईडी को किसी दूसरे जो रिलेशनशिप हमने जो नॉर्मलाइज्ड रिलेशन बनाया है उसके अंदर हम इजीली इसको फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए हैं। हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं db.students.find और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं प्रिटी कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड वैलिड रिकॉर्ड 3.75 GPA एंड 4 GPA ये एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है डॉक्यूमेंट को अपने को मॉडल कर सकते हैं और उसके अंदर वैलिडेटर लगा सकते हैं। अब वैलिडेटर लगाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अब अगर हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं और उसमें हम नेम वैल्यू नहीं देते, इस तरीके से हम सिर्फ जेंडर से स्टार्ट करते हैं और इसको एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे फिर अगेन डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, हमने सारी वैलिडेशन ठीक लगाई है, इसमें हमने नाम एंटर रखा है, लेकिन चूंकि हमने एक फील्ड मिस कर दी जो कि ज़रूरी थी तो इस वजह से वो एरर आया। अब हमने जो एक फील्ड रखी थी वो थी जेंडर, जो मेल है वो नेसेसरी नहीं है, मतलब उसको वैलिड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अब जेंडर उसका एंटर नहीं करता। अब मैं जब एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, वापस प्रॉम्प्ट पे आ गया। तो प्रिंट d.inserted id को लिखेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे db.students.find करूँ तो ये देख सकते हैं हमारा तीसरा रिकॉर्ड भी, इसको प्रिटी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा रिकॉर्ड भी इंटर हो चुका है और इसके अलावा इसमें आपको जेंडर की फील्ड नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि जेंडर को हमने रिक्वायर्ड नहीं रखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ नेम, ईयर, मेजर और जीपीए हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है और इनमें से बाकी कोई भी फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है डॉक्यूमेंट मॉडलिंग कर सकते हैं और स्कीमा बिल्डर के थ्रू, स्कीमा वैलिडेटर के थ्रू हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर सकते हैं कि उसमें जो फील्ड्स एंटर हो रही हैं, जो उनकी डाटा टाइप पास हो रही है वो प्रॉपर है। इसका फ़ायदा हमें होगा जब हम Node.js की तरफ वापस जाएंगे तो वहाँ पर हम Mongoose या MongoDB या Mongo.js पैकेजेस को यूज़ करते हुए उनको मॉडल क्रिएट करेंगे तो उन मॉडल्स में हमें यहाँ पे इजीली बताने में आसानी हो जाएगी। और अगर हम उस मॉडल को मतलब एम्प्टी रखेंगे तो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट नहीं होगा और उसकी सूरत में हमें वहाँ पे एरर भी आएगा कि डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो एरर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, तो ये एरर हमें वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल। आई एम श्योर सिंपल ही होगा ये, इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैंने नहीं बताई। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंडेक्सिंग की और इंडेक्सेस के बाद मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पर आपके पास एक लिंक है रेफरेंस का। यहाँ पे आपके पास सारे ऑपरेटर्स, कमांड्स, मोंगो शेल मेथड्स, MongoDB पैकेज कंपोनेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑप्शंस, MongoDB सर्वर पैरामीटर्स, लिमिट्स एंड थ्रेशोल्ड, एक्सप्लेन रिजल्ट, सिस्टम कलेक्शंस, कनेक्शन स्ट्रिंग, URI फॉर्मेट, कोलिजन, ये काफ़ी सारे यहाँ पे रेफरेंसेस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्यूरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हैं EQ, इक्वल, GT, ग्रेटर देन, ये सारे हम कर चुके हैं, इस ऑपरेटर सारे कर चुके हैं हम। तो इसके अलावा हमारे पास मोंगो शेल मेथड्स हैं। मोंगो के अंदर मोंगो शेल में जो हम मेथड यूज़ करते हैं कलेक्शंस का, डाटाबेस का, यानी कलेक्शन में हमारे पास क्रिएट, ये देखें कलेक्शन एग्रीगेट, कलेक्शन राइट, कॉपी टू, काउंट, क्रिएट, इंडेक्स, डाटा, इसमें से हमने कुछ ही किए हैं, सारे नहीं किए, डिस्टिंक्ट किया था हमने। उसके अलावा हमने काउंट भी कर लिया था। तो ये आपके पास यहाँ पे देख लें काफ़ी सारे फाइंड भी हमने किया है, फिर फाइंड वन, फिर हमने ये देख लें फाइंड वन एंड डिलीट, मतलब ये ना सिर्फ रिकॉर्ड को फाइंड करेगा बल्कि उसको डिलीट भी ऑटोमेटिकली करेगा। देखिए ये ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन मेथड है। फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड अपडेट, मतलब रिप्लेस और अपडेट में फ़र्क ये है कि आप टोटली न्यू रिकॉर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं। अपडेट में उसकी फील्ड्स को आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा डाटा मॉडलिंग क्या होती है और उसके अलावा हमने देखा कि कैसे हम वैलिडेटर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट को स्कीमा को वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू वैलिडेटर। और एक न्यू जो डाटा टाइप इंट्रोड्यूस कराई गई है जेसन स्कीमा 3.6 के अंदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपके पास जो MongoDB का वर्जन है वो 3.6 ही होगा। तो दोस्तों मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल मेरे दूसरे ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।